वेलकम टू द सक्सेस साइट। दोस्तों, आज इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक 1857 की क्रांति को समझेंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो टॉपिक को डिस्कस करने से पहले दोस्तों, हम 1857 की क्रांति के पहले का इतिहास जानते हैं, जिसमें अंग्रेज़ों ने अपना प्रभुत्व बढ़ाया और भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। तो 1757 का पलासी युद्ध और 1764 का बक्सर युद्ध अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही निर्णायक युद्ध रहा। इस युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने भारत के कई बड़े क्षेत्र जैसे बंगाल, बिहार और अवध जैसे कई बड़े क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया और अपनी व्यवस्था कायम की। तो दोस्तों, 1757 की पलासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने भारत में अपना राजनीतिक अधिकार स्थापित किया और भारत में अंग्रेज की साम्राज्य विस्तार और आर्थिक शोषण की घृणित नीतियों के फलस्वरूप समाज के लगभग प्रत्येक वर्ग में अंग्रेज शासन के प्रति असंतोष उभर रहा था। अंततः यही असंतोष जो है 1857 की क्रांति का कारण बना। हालांकि इस विद्रोह की शुरुआत जो है दोस्तों सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी, लेकिन इसका स्वरूप जल्द ही बदलकर जनव्यापी विद्रोह का हो गया। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 1857 के विद्रोह के कारण क्या क्या थे। तो दोस्तों, विद्रोह के वैसे तो कई कारण थे, लेकिन हम उनमें से प्रमुख कारण को डिस्कस करेंगे और देखेंगे उसके प्रमुख कारण क्या क्या थे। तो प्रमुख कारण में से एक है बेलेजली की सहायक संधि। बेलेजली जो कि एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, उसने 1798 में एक सहायक संधि की नीति लाई, जिससे भारतीय प्रांत के राजाओं के द्वारा को सैनिक की सहायता देकर धीरे धीरे करके उस क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया जाता था। वहीं डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत डलहौजी जो कि 1848 में व्यक्तिगत सिद्धांत लाया, इसके द्वारा प्रांतीय राजाओं के कुशासन का आरोप लगाकर उसके क्षेत्र को हड़प लिया जाता था। व्यक्तिगत सिद्धांत को ही हड़प की नीति भी कही जाती है। वहीं बहादुर शाह जफर तत्कालीन मुगल बादशाह जो कि दिल्ली में शासक था, उनके साथ भी अपमानजनक व्यवहार भी विद्रोह का प्रमुख कारण रहा। वही अंग्रेजी भाषाओं का प्रोत्साहन, भारतीय न्यायालय में हिंदी और फारसी के जगह पे अंग्रेजी भाषाओं का प्रोत्साहन देना भी इस विद्रोह का मुख्य कारण रहा। वहीं प्रशासन के निचले स्तर तक व्यापक भ्रष्टाचार था, जिसमें आम लोगों को न्याय नहीं मिल पा रही थी। वहीं भारतीय समाज के विरुद्ध विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना भी इस विद्रोह का प्रमुख कारण रहा। चलिए देखते हैं आगे और क्या क्या कारण रहे। तो भारतीय रूढ़िवादिता समाज जो कि अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखना चाहते थे, उसके विरुद्ध अंग्रेजों ने सती प्रथा और शिशु वध प्रथा पे प्रतिबंध लगा दिया। आगे देखते हैं कि भारतीय सैनिकों को कम वेतन, यूरोपीय सैनिकों की अपेक्षा में भारतीय सैनिकों को बहुत ही कम वेतन दिया जाता था, जो इस विद्रोह का प्रमुख कारण रहा। वहीं भारतीय सैनिकों के साथ पदोन्नति में भी भेदभाव किया जाता था। भारतीय सैनिकों को उच्च पद ना देकर उसे छोटे पद पे ही रखा जाता था। वहीं भारतीय सैनिकों को टीका, चंदन, पगड़ी, दाढ़ी इत्यादि रखने पे रोक लगा दिया गया। ये सब तो दोस्तों विद्रोह के कारण रहे हैं, लेकिन तत्कालीन कारण को देखें तो विद्रोह का तत्कालीन कारण रहा कि दिसंबर 1856 में पुराने लोहे के एक ब्राउन बैस बंदूक हुआ करता था, जिसके स्थान पर अंग्रेज़ों ने एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू किया गया और इस एनफील्ड राइफल में चर्बीयुक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाता था। और इस चर्बीयुक्त कारतूसों के उपयोग करने से पहले उस पर जो लगे कागज़ होते थे उसे मुंह से हटाना पड़ता था। तो सैनिकों में यह अफवाह फैल गई कि कारतूसों के निर्माण में गाय और सूअर के चर्बियों का उपयोग किया जाता है, जो कि आगे चल के सही साबित हुई। तो
सैनिकों ने ऐसे कारतूसों के उपयोग करने पे मना कर दिया, जिससे अंग्रेज़ों ने सैनिकों के विरुद्ध कठोर नीति अपनाई, जो विद्रोह का तत्कालीन कारण बना। तो चलिए देखते हैं विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई। तो विद्रोह की शुरुआत की बात करें तो बैरकपुर छावनी, जो जिसके 34वें NI रेजिमेंट के एक सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 में लेफ्टिनेंट बाग और जनरल रूस, जो कि ब्रिटिश सिपाही थे, इनकी हत्या कर दी। किसने? तो मंगल पांडे ने। और मंगल पांडे कहाँ के सिपाही थे? तो वो बैरकपुर छावनी के। तो ये फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों, बार बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं कि मंगल पांडे किस छावनी के सिपाही थे? तो बैरकपुर छावनी के। और किस रेजिमेंट के? 34वें NI रेजिमेंट के। तो चलिए आगे देखते हैं कि इस घटना के बाद मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को गिरफ्तार कर उन्हें फांसी दे दी गई। तो चलिए देखते हैं अब इससे जुड़े अन्य फैक्ट को। तो आगे हैं दोस्तों कि 10 मई 1857 को मेरठ में एक सिपाही की कंपनी थी, जिसका नाम था 20 NI रेजिमेंट, जो एक भारतीय सेना की कंपनी थी। उन्होंने विद्रोह कर दिया। कब किया? तो 10 मई 1857 को। और वह 11 मई को दिल्ली पहुंची और मुग़ल बादशाह, जो कि तत्कालीन मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र या फिर बहादुर शाह द्वितीय भी इन्हीं को कहा जाता था, तो इनको अपना नेता बनाकर दिल्ली पे कब्जा कर लिया और विद्रोह को प्रारंभ किया। तो चलिए देखते हैं विद्रोह का प्रमुख केंद्र क्या कह रहा। तो विद्रोह के प्रमुख केंद्र की बात करें तो विद्रोह का प्रमुख केंद्र दिल्ली, झांसी, कानपुर, लखनऊ और आरा रहा। तो चलिए इससे जुड़े अन्य फैक्ट को देखते हैं। तो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों कि विद्रोह के समय में कौन, कहाँ और क्या क्या थे। तो चलिए देखते हैं कि भारत का गवर्नर जनरल 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। वहीं विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पम्पस्टेन, जो कि लिबरल पार्टी के नेता थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पम्पस्टेन थे। वहीं ब्रिटेन की महारानी, जो कि महारानी विक्टोरिया थी। वहीं भारत में मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र थे, जो कि अंतिम मुग़ल बादशाह थे और इनका कार्यकाल 1837 से लेकर 1857 तक रहा। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं आगे। तो अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो एग्ज़ाम में बार बार इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो पॉइंट है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम, जो 1857 का विद्रोह था, उसका प्रतीक क्या था? तो उसका प्रतीक था कमल और रोटी। वहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1857 की विद्रोह को सिपाही विद्रोह घोषित किया। तो ये भी क्वेश्चन बनते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1857 के विद्रोह को क्या कहा? तो उसने सिपाही विद्रोह कहा। तो चलिए देखते हैं आगे। तो आगे है कि क्रांति का नेतृत्व और दमनकर्ता। तो क्रांति जिस क्षेत्र में फैली थी उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे और उस क्षेत्र में किस अंग्रेज सैनिकों द्वारा उसका दमन किया गया? तो चलिए देखते हैं दिल्ली, जो कि सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह का केंद्र रहा। तो दिल्ली में विद्रोह के नेतृत्व का कमान जो है मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र ने संभाली। तो दिल्ली में विद्रोह का कमान किसने संभाला? तो बहादुर शाह जफ़र ने। वहीं सैन्य व्यवस्था है। तो सैन्य व्यवस्था का संचालन के लिए वक्त खां को नेता बनाया। मुग़ल बादशाह ने सैनिक व्यवस्था का संचालन के लिए वक्त खां को नेता बनाया। वहीं फिर आगे है कि हडसन ने बहादुर शाह जफ़र को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया। हडसन, जो कि एक अंग्रेज सैनिक था, उसने हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह जफ़र को गिरफ्तार कर लिया। और ये हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। फिर आगे है उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे रंगून भेज दिया। बहादुर शाह जफ़र को अंग्रेज सैनिक हडसन ने गिरफ्तार किया और उसे रंगून भेज दिया और नवंबर 1862 में रंगून में ही बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हो गई। तो चलिए देखते हैं अब अगले प्रमुख। हमारा अगला प्रमुख केंद्र है लखनऊ।
लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व जो है बेगम हजरत महल के द्वारा संभाला गया, जो कि अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित करके स्वयं विद्रोह की कमान संभाली। वहीं चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस जो है लखनऊ के विद्रोह का दमन करते समय मारा गया। तो लखनऊ के विद्रोह का दमन करते समय कौन मारा गया? तो हेनरी लॉरेंस। वहीं 10 वर्ष के बाद जो है कैंपबेल ने लखनऊ में विद्रोह को समाप्त किया और लखनऊ पे पुनः कब्जा किया। तो लखनऊ में विद्रोह को समाप्त कैंपबेल के द्वारा किया गया और हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। लखनऊ में जब विद्रोह का दमन हुआ तो हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया, हुआ नेपाल चली गई। तो चलिए देखते हैं हम अगले प्रमुख केंद्र को। तो अगला केंद्र है दोस्तों कानपुर। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, जिनका नाम नाना साहेब था और इनका वास्तविक नाम पूछ लिया जाता है तो इनका वास्तविक नाम धोतू पंत था। तो नाना साहब का वास्तविक नाम धोतू पंत था। कानपुर में नाना साहब ने कमांडर इन चीफ का प्रमुख जो है तात्या टोपे को बनाया था और तात्या टोपे का प्रमुख नाम है रामचंद्र पांडुरंगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक फैक्ट याद रखिएगा कि तात्या टोपे का एक मित्र था मान सिंह। कौन था? मान सिंह, जिसने तात्या टोपे को धोखा दे दिया और उसे अंग्रेज से पकड़वा दिया। तो चलिए आगे देखते हैं कि कानपुर में विद्रोह का दमन जो है कैंपबेल के द्वारा किया गया। तो चलिए आगे देखते हैं प्रमुख केंद्र को। तो नेक्स्ट विद्रोह का प्रमुख केंद्र है फैजाबाद। फैजाबाद जहां विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। वहीं फैजाबाद में विद्रोह का दमन कैंपबेल के द्वारा किया गया। तो नेक्स्ट विद्रोह केंद्र है झांसी। झांसी जहां विद्रोह का नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने किया और लक्ष्मीबाई कौन थी? तो गंगाधर राव की विधवा थी। तो वहीं लक्ष्मीबाई का मूल नाम की बात करें तो लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। आगे कि लक्ष्मीबाई ने वीरतापूर्वक युद्ध किया, परंतु झांसी के पतन के बाद वह ग्वालियर चली गई और अनेक युद्धों में अंग्रेजों को परास्त करने के बाद लक्ष्मीबाई ग्वालियर में अंग्रेज जनरल जो है जिसका नाम रोज था, उससे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। तो लक्ष्मीबाई ने झांसी में पतन के बाद ग्वालियर चली गई और वह अंग्रेज के खिलाफ जो है कई युद्ध लड़े और फिर अंततः वह ग्वालियर में जनरल हुश के हाथों वीरगति को प्राप्त हो गई। तो चलिए देखते हैं अगले मुख्य केंद्र को। तो अगला मुख्य केंद्र है इलाहाबाद। इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व जो है मौलवी लियाकत अली ने किया और यहाँ विद्रोह का दमन जो है जनरल नील के द्वारा किया गया। 1857 के समय गवर्नर का कमान जो है बहादुर शाह जफर ने संभाली थी। इलाहाबाद के गवर्नर का कमान किसने संभाली? बहादुर खान ने संभाली थी। वहीं अपने आप को नवाब घोषित किया। कहाँ? तो इलाहाबाद में। तो चलिए आगे देखते हैं कि कॉलिन कैंपबेल ने यहाँ विद्रोह का दमन किया। कैंपबेल के द्वारा ही इलाहाबाद में भी विद्रोह का दमन किया गया और जनरल लॉर्ड कैनिन उस समय भारत के गवर्नर जनरल जो कि लॉर्ड कैनिन थे उन्होंने इलाहाबाद को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया। तो चलिए देखते हैं अगले प्रमुख केंद्र को। तो विद्रोह का प्रमुख केंद्र में से एक है जगदीशपुर, जो कि बिहार के आरा जिला में पड़ता है। जगदीशपुर में विद्रोह की कमान जो है कुंवर सिंह ने संभाली, जिसका उम्र 80 वर्ष था और इन्होंने विद्रोह का झंडा जो है रोहतास, मिर्ज़ापुर, लखनऊ तक बुलंद किया। यह जो है विद्रोह रोहतास, मिर्ज़ापुर होते हुए दिल्ली तक बुलंद किए। वहीं कुंवर सिंह ने 1857 में अकेले ऐसे वीर थे जिन्होंने अंग्रेजों को कई बार पराजित किया और इनकी मृत्यु एक स्वाभाविक मौत थी। तो चलिए देखते हैं अगले विद्रोह के प्रमुख केंद्र को। तो वो केंद्र है बरेली। बरेली में विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने संभाली थी। बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किसने संभाली? तो खान बहादुर खान ने संभाली थी और अपने आप को नवाब घोषित किया। खान बहादुर खान ने अपने आप को बरेली का नवाब घोषित किया। कैंपबेल ने यहाँ विद्रोह का दमन किया। यहाँ भी विद्रोह का दमन
कैंपबेल के द्वारा किया गया। वहीं खान बहादुर पकड़े गए तथा उन्हें अंततः फांसी दे दी गई। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगले फैक्ट को। तो दोस्तों महान विद्रोहियों के बावजूद 1857 की जो क्रांति थी उसमें विद्रोहियों को असफलता हाथ लगी। तो चलिए देखते हैं वो असफलता का कारण क्या था। तो असफलता का सबसे प्रमुख कारण था कि अंग्रेज की तुलना में योग्य नेतृत्व का अभाव। अंग्रेज की तुलना में भारतीयों का योग्य नेतृत्व का अभाव होना विद्रोह में असफलता का प्रमुख कारण रहा। वहीं विद्रोहियों के द्वारा निश्चित उद्देश्य का अभाव भी था। सभी लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। तो चलिए देखते हैं अगले पॉइंट को। तो हमारा अगला पॉइंट है कि अनेक भारतीय राजाओं ने अंग्रेजों को साथ दिया। कई ऐसे रजवाड़े थे जिन्होंने अंग्रेज का साथ दिया और उनमें से सबसे प्रमुख हैदराबाद ने अंग्रेजों का साथ हैदराबाद के निजाम जो कि अंग्रेजों के साथ दिए थे। विद्रोहियों को देसी रियासतें, जमींदारों, शिक्षित वर्ग का सहयोग नहीं मिला। विद्रोहियों को देसी रियासतें, शिक्षित वर्ग और जमींदारों का सहयोग नहीं मिला। व्यापारी एवं धनी वर्ग भी विद्रोह से दूर रहे। तो हम लोग ने देखा कि विद्रोह के असफलता के कई कारण रहे, जैसे कि योग्य नेतृत्व का अभाव, निश्चित उद्देश्य का अभाव, राजाओं का अंग्रेजों का साथ देना और जमींदारों, शिक्षित वर्ग, व्यापारी का विद्रोह में असहयोग। तो चलिए अब देखते हैं अगले फैक्ट को। तो नेक्स्ट फैक्ट है कि विद्रोह के संदर्भ में इतिहासकारों का मत। विद्रोह के संदर्भ में सभी इतिहासकारों ने अपना अपना मत रखा। तो चलिए देखते हैं इन इतिहासकारों का क्या क्या मत है। तो सबसे पहले इतिहासकार हैं बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर जो कि एक प्रमुख भारतीय इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में उन्होंने इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। तो बी.डी. सावरकर ने सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। वहीं अगले भारतीय इतिहासकार हैं अशोक मेहता। अशोक मेहता अपनी पुस्तक द ग्रेट रिवेलियन में कहते हैं कि यह एक स्वतंत्रता संग्राम था। वहीं समकालीन विचारों में से एकमात्र ब्रिटिश इतिहासकार जिनका नाम डिज़रायली था, उन्होंने इस विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। अगले इतिहासकार हैं आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार ने अपनी पुस्तक सिपोय म्यूटिनी एंड द रिवेलियन ऑफ 1857 में विद्रोह के संदर्भ में लिखा कि प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो आर.सी. मजूमदार ने क्या कहा? ना ही प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो अगले इतिहासकार हैं कार्टियर हंस। इनके अनुसार जो है यह युद्ध बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। यहाँ बर्बरता से संदर्भ है ब्रिटिश का और वहीं सभ्यता से संदर्भ है भारतीयों का। हम लोगों ने इतिहासकारों का मत देखा। तो चलिए अब इस विद्रोह के परिणाम को देखते हैं। तो 1857 के विद्रोह के कई व्यापक परिणाम उभर कर सामने आए। तो उन परिणामों में से प्रमुख परिणाम को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला कि शासन का प्रभुत्व जो है कंपनी के हाथों से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। जो भारत में कंपनी शासन कर रहे थे, अब ब्रिटिश क्राउन के द्वारा भारत में शासन किया जाएगा। वहीं ब्रिटिश क्राउन महारानी विक्टोरिया के द्वारा भारत में शासन किया जाएगा। तो अगला पॉइंट है कि भारत का जो गवर्नर जनरल का पद था उसे अब वायसराय कहा जाने लगा। भारत में जो पहले कंपनी के द्वारा नियुक्त भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, वहीं ब्रिटिश क्राउन द्वारा नियुक्त अब वायसराय कहे जाने लगे। अगला पॉइंट है कि युद्ध के पश्चात जो है भारतीय सिपाहियों तथा ब्रिटिश सिपाहियों
के अनुपात को 5:1 से घटाकर 2:1 कर दिया गया। युद्ध से पहले भारतीय सिपाहियों और ब्रिटिश सिपाहियों का अनुपात 5:1 हुआ करता था, जिसमें 5 भारतीय सिपाही और 1 ब्रिटिश सिपाही हुआ करते थे। वहीं युद्ध के पश्चात 2:1 कर दिया गया, जिसमें 2 भारतीय सिपाही में 1 ब्रिटिश सिपाही को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हमारा आज का 1857 का टॉपिक समाप्त हुआ। तो हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।